A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक 30 मीटर का बिल्डिंग है, कुछ दूरी पे एक 1.5 मीटर टॉल बॉय वहां पे रहता है या खड़ा रहता है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, किसके आई से? उस टॉल बॉय की आई से, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे वो लड़का, मैं मान लूँ यहाँ पे बिल्डिंग. अब वो लड़का पहले देखता है बिल्डिंग के टॉप पर, यह है बिल्डिंग का टॉप, तब उसका एंगल बनता है 30 डिग्री. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब वो लड़का आगे बढ़ता है, मान लो कुछ दूर आगे आया, किसकी तरफ? बिल्डिंग की तरफ. तब वो एंगल बन जाता है 60 डिग्री. मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जब एंगल का जो वैल्यू है वो बड़ा होता है और हाइट सेम रहता है तो बेस का वैल्यू घट जाता है. ठीक है, एंगल का वैल्यू बढ़ेगा, हाइट सेम रहेगा, बेस का वैल्यू घट जाएगा. तो यहाँ पे देखो हाइट सेम है, यहाँ से यहाँ तक ही था दोनों केस में. एंगल का वैल्यू क्या हुआ? बढ़ गया, 30 से 60 हुआ. तो यहाँ पे क्या आपका हुआ? बेस थोड़ा घट गया, बेस का जो वैल्यू है डिस्टेंस घट गया. सो हाइट सेम, एंगल इंक्रीजेस, डिस्टेंस डिक्रीजेस. ठीक है, नेक्स्ट. अब इस कॉन्सेप्ट में ही हम और आगे चलते हैं. यहाँ पे 30 डिग्री ऑलरेडी दिया गया है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहां से यहां तक, इस पॉइंट तक डिस्टेंस है 30 मीटर. इस लड़के की लंबाई है 1.5. तो हमें इसके आंख से देखना है, तो इसके आंख से जब देखेंगे तो ये 1.5 मीटर तो हमको हटा देना है 30 मीटर से, क्योंकि 1.5 मीटर तो हट जा रहा है. तो ये 1.5 मीटर हट जाएगा, कट जाएगा. यहाँ से नीचे तो नहीं देख रहा है, वो ऊपर देख रहा है, तो ये इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे. तो हमारा जो ये हाइट रहेगा वो रहेगा 30 माइनस 1.5 मीटर विल बी इक्वल टू 27.5 मीटर. ठीक है, तो चलो इसको एक बार फ्रेशली हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये आपको बताया 30, ये आपको बताया 60, और यहां से इस दूरी पर, मतलब ये दूरी नाम दे देता हूं. चलो, ये हो गया ए बी, ये हमारा सी, और ये हमारा पॉइंट डी. तो ए बी का जो दूरी है, ए बी विल बी इक्वल टू 27.5. वो क्यों, मैंने आपको ऑलरेडी बताया. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड, हमें कौन सा वैल्यू निकालना है? हमें सी डी का वैल्यू निकालना है. ठीक है, अब सी डी का वैल्यू निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे? हम पहले बी सी का वैल्यू निकालेंगे, या बाद में भी निकाल सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो. उसके बाद बी डी का वैल्यू निकालेंगे, और फिर बी डी माइनस बी सी कर देंगे, तो हमें सी डी का वैल्यू मिल जाएगा. तो एक बार इस ट्रायंगल को लेंगे और एक बार इस पूरे ट्रायंगल को, एक बार ए बी सी को लेंगे, एक बार ए बी डी को. सो पहला हम क्या करते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी, और यहां पे क्या करते हैं? इन ट्रायंगल ए बी डी. साइमल्टेनियसली करेंगे, आपको समझने में आसानी होगा. यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है. ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 30 डिग्री. यहाँ पे क्या है? सो यहाँ पे 60 डिग्री है एबीसी में, यहाँ पे है 30 डिग्री. फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री. हाइट परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस निकालना है. तो परपेंडिकुलर और बेस का क्या रेशियो है? 10. सो 10 यहाँ पे आएगा, 10 ऑफ कितना? 60 डिग्री. परपेंडिकुलर विल बी व्हाट? AB बाय बेस विल बी व्हाट? BC. ठीक है, सो AB का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 27.5. BC का वैल्यू क्या है? BC निकालना है. और 60 डिग्री का 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या है रेशियो में? √3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये यहाँ और ये यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा. यहाँ पे 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, BC ऊपर चला जाएगा. तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, और नीचे में √3 बाई √3. ये आपका BC का आंसर हुआ. नेक्स्ट आपका ABD में BD निकालने के लिए क्या करेंगे हम? फिर से वही, परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस का वैल्यू पता नहीं है. परपेंडिकुलर और बेस का क्या रेशियो है? 10 का. सो 10 ऑफ व्हाट वैल्यू? 30 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है? AB, बेस क्या है? BD √3. अब यहां में फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो BD ऊपर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई, और √3 27.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा.
तो ये आपका आंसर आएगा इतना। यहाँ पे आपको ये दोनों वैल्यू में से एक भी निकालने के लिए नहीं बोला है, लेकिन डायरेक्टली आपको वो निकालने मतलब सी डी का वैल्यू निकालने के लिए ये दो वैल्यू निकालने पड़ेंगे। इसमें हायर मैथमेटिक्स में मैं आपको एक फॉर्मूला चुटकियों में दे सकता हूँ जिसमें आपको डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं, डायरेक्टली, ठीक है, लेकिन उसमें आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। सो इसलिए मैं आपको बोलूंगा ऐसे करके आपको निकालने के लिए, क्योंकि कभी भी कल अगर क्वेश्चन थोड़ा एग्जामिनर घुमा फिरा देता है आपको फॉर्मूला से, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनता है, कॉन्सेप्ट से बनता है, स्टेप को जंप करके बनता है फॉर्मूला। जो लास्ट स्टेप है वही आप फॉर्मूला बोलते हो कि लास्ट स्टेप को आप ऐसे पुट कर दो इन जनरल, ऐसे ऐसे कंडीशंस रहेंगे तो वही ऐसा आपका आंसर आएगा। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट सीखना है। एनीवे बी डी यहाँ पे क्या है 27.5 √3, बी सी क्या है -27.5 बाई √3। तो बी डी का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे देखो √3 का हम एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, पूरा मिटा दे रहा हूं, 27.5 √3 माइनस 27.5 बाई √3, ठीक है, ये हमारा वैल्यू है किसका, इसका, इस चीज का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहला एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे √3 है, 1 और √3 का एलसीएम क्या आएगा, खुद √3, इसके साथ तब क्या मल्टीप्लाई होगा 1, और दूसरे के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा √3। सो 27.5 √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा आंसर 3। कभी भी कोई भी रूट आपस में मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, जो डिजिट अंदर में है वही। सो इंटू 3 -1। सो अगर देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट भी नहीं करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे 27.5 को अगर मैं x मान लूँ, मैं बस समझा रहा हूँ, मेंटली आपको ये करना है, आपको वहां पे लिखना नहीं है। 27 को अगर मैं x मान लूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3x, यहाँ पे कितना है 1x बाई √3। सो आपका आंसर आ रहा है 2x बाई √3। सो वैसे ही मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2 इंटू 27.5 √3। अब आपको ये समझाने का मेरा यही मोटिव है कि आप एक स्टेप से बच जाओ। किस स्टेप से, 3 इंटू 27.5 निकालने का जो पूरा प्रोसेस आप करोगे मल्टीप्लीकेशन, उससे आप बच जाओ। यहाँ पे आंसर आएगा 55, ठीक है, और बाई √3, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अगर आप और फर्दर जाना चाहते हो तो फिर यहाँ पे 1.7 आएगा, 1.7 अप्रॉक्स, और फिर वो भी 334 ऐसा कुछ आपको आंसर लिखा आएगा, 34 समथिंग, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हो, या फिर √3 में छोड़ सकते हो, उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी।